Hey guys, welcome back to Grit Academy. I'm your friend Namrata Dagra. Hope all of you are doing well. So आज के इस वीडियो के अंदर we're going to discuss about chapter number 2 of the book Flamingo for class 12, and the title of the chapter is Lost Spring: Stories of Stolen Childhood, and the writer of the chapter is Anis Jung. तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं राइटर के बारे में। तो एनिस जंग जो है वो इंडिया की बहुत ही फेमस राइटर हैं और उनका जन्म जो है ओडिशा के एक रोरकेला नाम की सिटी में हुआ था। उनके पेरेंट्स दोनों ही राइटर्स थे, तो राइटिंग की क्वालिटी उनके पेरेंट्स से ही आई होगी ऑब्वियसली। उन्होंने अपनी एजुकेशन हैदराबाद और यूएसए से कंप्लीट की और उन्होंने अपने लिटरेरी करियर की शुरुआत यानी कि अपनी लिखने की जो उनकी कला है उसकी शुरुआत उन्होंने की न्यूज़पेपर से। इंडिया और फॉरेन के जितने भी न्यूज़पेपर्स थे, अच्छे अच्छे रेप्यूटेड न्यूज़पेपर्स, उनके साथ उन्होंने काम किया एज ए कॉलमनिस्ट एंड एज एन एडिटर। ये जो स्टोरी है ये उनकी एक बुक जिसका टाइटल भी यही है जो इस चैप्टर का टाइटल है पूरा, लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ये एक बुक है उनकी और ये जो चैप्टर जिसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये उसी बुक का एक पार्ट है छोटा सा, जिसके अंदर वो इंडिया की जो रियल सिचुएशंस है, जो रियल हालात है उनके बारे में दिखाती है। मोटे तौर पर बात करें तो वो बेसिकली चाइल्ड लेबर के ऊपर, जो बाल मजदूरी होती है, बच्चों से काम करवाया जाता है उनकी स्कूल जाने की उम्र में, तो उसके बारे में ये जो है ये चैप्टर है और कुछ रियल इंसिडेंट्स वो इसमें बताती हैं और कुछ ऐसे ही बच्चों के बारे में वो यहाँ पर डिस्कस करती हैं जिन्हें मजबूरी के अंदर अपने परिवार के साथ काम करना पड़ता है और वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाते और चाइल्डहुड अपना जो बचपन है उसको गंवा बैठते हैं, राइट। अब अगर टाइटल के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर चाइल्डहुड जो है, बचपन, उसको स्प्रिंग सीजन से कंपेयर किया गया है। स्प्रिंग यानी कि बसंत ऋतु, बहुत ही अच्छा मौसम होता है, फूल खिले होते हैं और सब पेड़ फिर से हरे भरे हो जाते हैं। तो ऐसा एक टाइम होता है हमारा चाइल्डहुड, हमारा बचपन, जब हमें किसी बात की चिंता नहीं होती, सब कुछ बड़ा अच्छा लगता है, हमेशा खेलना कूदना और बेफिक्री की ज़िंदगी हमें जीना अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पर लोस्ट स्प्रिंग का है, यानी कि ऐसी स्प्रिंग जिसे हम खो चुके हैं। स्प्रिंग का कंपैरिजन है चाइल्डहुड के साथ, ऐसा बचपन जो हम खो चुके हैं, जो ये बच्चे खो चुके हैं। इन बच्चों के बारे में जो कहानी है उसके बेस पे ये टाइटल दिया गया है। तो इन बच्चों से इनका बचपन छीन लिया गया है। तो इस चैप्टर के 2 पार्ट्स हैं गाइज। फर्स्ट पार्ट जो है उसका टाइटल है समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। गार्बेज कहते हैं कूड़े करकट को। तो पहला तो ये पार्ट है कि कभी कभी मुझे कूड़े के ढेर में से 1 रुपया मिल जाता है, और दूसरा पार्ट है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना चाहता हूँ। तो ये 2 पार्ट्स हैं, इनके अंदर 2 अलग अलग बच्चों के बारे में डिस्कस किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है समटाइम्स आई फाइंड रुपी इन द गार्बेज, इसके अंदर राइटर जो है वो एक बच्चे से बात करती है जो कि रोज़ राइटर के पड़ोस में कूड़ा बीनने के लिए वहाँ पर आता है। तो कूड़ा बीनते हुए वो उन्हें रोज़ देखती है। तो वो राइटर एक दिन उस बच्चे से पूछती है कि तुम ये सब क्यों करते हो, ये कूड़ा क्यों उठाते हो तुम। वो बच्चा उसको जवाब दे देता है कि मुझे कभी कभी कूड़े के ढेर में से 1 रुपया मिल जाता है और कभी कभी 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है, और उसकी आंखों में एक चमक होती है, बहुत जैसे उसको सोना मिल गया हो, इस टाइप से। तो उस गरीब बच्चे के लिए तो वो 1 रुपया और 10 रुपये का नोट वो भी बहुत बड़ी बात होती है। तो राइटर उससे पूछती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। तो फिर वो कहता है कि मेरे आसपास में कोई स्कूल नहीं है और जिस दिन बन जाएगा उस दिन मैं चला जाऊंगा। तो राइटर उसको एक मजाक की टोन में बोलती है कि अगर मैं स्कूल खोल लूँ तो क्या तुम आओगे। तो फिर साहिब एक बड़ी सी स्माइल के साथ आंसर करता है कि हाँ ज़रूर आऊँगा। कुछ दिनों के बाद वही बच्चा वापस से राइटर के पास आता है और बहुत बहुत एक्साइटमेंट के साथ उससे पूछता है कि क्या आपका स्कूल बन गया है। तो राइटर उसको कहती है कि स्कूल बनने में वक्त लगता है। फिर से वो चला जाता है और तो राइटर अपने मन में सोचती है कि ये वाले प्रोमिसेस तो पता नहीं उनकी इस अंधेरी दुनिया के अंदर कितने ही होंगे जिन्हें कभी पूरा नहीं किया गया है, राइट। तो उसके बाद फिर
कई महीने उसको देखने के बाद फिर राइटर एक दिन उस बच्चे के पास वापस जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो बच्चा कहता है साहिब आलम। तो राइटर अपने मन में सोचती है कि इस बच्चे को तो बेचारे को अपने नाम का मतलब भी नहीं पता। इसका मतलब होता है पूरे यूनिवर्स का गॉड, पूरे यूनिवर्स यानी पूरे ब्रह्मांड का राजा, ये होता है साहिब आलम का मतलब। तो अगर वो सोचती है अपने मन में कि अगर इस बच्चे को अपने इस नाम का मतलब पता होता तो इसके लिए इस पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता, क्योंकि उसका नाम तो है साहिब आलम, पूरे ब्रह्मांड का राजा, लेकिन वो काम क्या कर रहा है? कूड़ा बीनने का काम कर रहा है। फिर वो साहिब के पास जो और बच्चे होते हैं उनको देखती है, उन्होंने जूते नहीं पहने हैं। उनकी एक टोली है, पूरी नंगे पैर घूमती रहती है, कोई चप्पल नहीं, कोई जूते नहीं, ऐसे ही घूमते रहते हैं वो कूड़े के ढेर में। जैसे आकाश में पंछी होते हैं, सुबह सुबह नजर आते हैं और दोपहर होते होते वो सब गायब हो जाते हैं, उस हिसाब से वो बच्चे भी वैसे ही पंछियों की तरह आते हैं और दोपहर में गायब हो जाते हैं। वो सुबह सुबह अपना काम करके चले जाते हैं। तो राइटर एक बच्चे से पूछती है कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी है? तो वो बच्चा कहता है कि मेरी माँ ने मुझे अलमारी के ऊपर से चप्पल उतार के नहीं दी, इसलिए मैंने नहीं पहनी है। वो सिंपल सा आंसर दे के चला जाता है। उसके पास में एक दूसरा बच्चा खड़ा होता है, उसने ना दोनों पैरों में अलग अलग तरह के जूते पहने हुए हैं। तो वो उसको कहता है कि अगर इसकी माँ उतार भी देती ना तो भी ये नहीं पहन के आता, उन्हें फेंक देता ये। फिर एक तीसरा बच्चा आता है और वो कहता है कि मुझे भी जूते चाहिए। अब राइटर अपने मन में सोचती है कि ये बच्चे इतने गरीब हैं ना कि इन्हें अब गरीबी की इतनी आदत पड़ चुकी है कि अब अगर इन्हें कोई जूते दे भी ना तो भी ये नहीं पहनेंगे, क्योंकि एक तरह से ये इनकी परंपरा बन गई है, एक तरह से इनका ये ट्रेडिशन बन गया है कि हम तो गरीब हैं और हम ऐसे ही अच्छे लगते हैं, हमारे लिए नहीं बने हैं जूते। तो वो अपनी गरीबी को सही ठहराने के लिए जूते भी नहीं पहनते हैं। फिर राइटर को एक बात याद आ जाती है जो उसे उडुपी के एक व्यक्ति ने सुनाई थी। तो वो कहता है कि जब वो छोटा बच्चा था ना तो वो स्कूल जाते हुए एक मंदिर से होकर के गुजरता था जहाँ पर उसके पापा पुजारी थे। तो उस मंदिर में जो देवी माँ थी उनसे प्रार्थना करने के लिए वो 2 मिनट के लिए रुकता था और उनसे प्रे करता था कि भगवान मुझे भी जूते चाहिए, तो प्लीज़ मेरे लिए जूते भिजवा दो आप, और ऐसा करना कि वो जूते मेरे पास से कभी गुम ना हो, मैं हमेशा जूते पहन के चलूँ। उसके बाद फिर राइटर जब 30 साल के बाद 30 इयर्स के बाद जब वो राइटर वहाँ जाती है उस मंदिर के पास, तो वो मंदिर तो वीरान होता है, लेकिन उस मंदिर की बैक साइड में एक नया पुजारी होता है उसकी जगह पर। 30 साल के बाद एक नया पुजारी होता है और उसके पास प्लास्टिक की वहाँ पर रेड और वाइट कलर की चेयर्स पड़ी होती है। तो वहाँ पर एक बच्चा आता है हाफता हुआ, ब्राउन कलर की उसने ड्रेस पहन रखी है और जूते जुराब भी पहन रखे हैं, और आते ही स्कूल से वो अपना बैग चारपाई के ऊपर फेंक के मारता है। तब राइटर को लगता है कि उस बच्चे की प्रार्थना जो है वो स्वीकार हो गई है कि मेरे जूते कभी गुम ना हो। तो अब वहाँ के सारे बच्चे जो है जूते जुराब पहन कर ही चलते हैं। लेकिन वो सोचती है कि मेरे पड़ोस में तो ऐसे बच्चे भी हैं जो बिना जूतों के रहते हैं। फिर राइटर जैसे जैसे उन बच्चों के बारे में ज़्यादा जानती है तो उसके मन में क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है और वो एक दिन सीमापुरी चली जाती है जहाँ पर वो सभी बच्चे रहते हैं कूड़ा बीनने वाले। तो वहाँ जब वो चली जाती है तो उसे पता चलता है कि ये सब सीमापुरी जो है वो दिल्ली के पेरिफेरी पर है। पेरिफेरी यानी बाउंड्री पर है, दिल्ली की बाउंड्री पर है, जो कहने को ही सिर्फ दिल्ली की बाउंड्री पर है लेकिन एक्चुअली वो बहुत दूर है वहाँ से। 1971 से पहले जो बिल्कुल सुनसान एरिया था, लेकिन 1971 में बांग्लादेश से जो लोग आए थे वो वहाँ पर आकर बस गए थे। तो वहाँ 10,000 से ज़्यादा लोग कूड़े बीनने वाले रहते हैं और उन सभी के लिए कूड़ा करकट सोने के बराबर है। यानी कि वो उसके अंदर से ऐसे ढूंढते हैं चीज़ें कि उन्हें जैसे कि गोल्ड ही मिल जाएगा। तो इस तरह से वो इतनी आशा के साथ उसमें ढूंढते रहते हैं, कूड़े को बीनते रहते हैं। तो गाइस इस चैप्टर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक घटना का वर्णन किया गया है कि 1971 में जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर चल रहा था तो उस टाइम बहुत सारे लोग बांग्लादेश की राजधानी ढाका से इंडिया आए थे और साहिब का परिवार भी उन्हीं में से एक था। साहिब की माँ बताती है कि उनका घर ढाका में हरे भरे खेतों के बीच में था, लेकिन वहाँ पर इतने तूफान आए जो उनके खेतों को, उनके घरों को बहा कर ले गए और उन्हें मजबूरी में खाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए यहाँ आकर रहना पड़ा बड़ी सिटी में, ताकि वो सोना खोज सके।
अब वो 10,000 से ज़्यादा कूड़े बीनने वाले वहाँ जो रहते हैं सीमापुरी में, उनकी कोई पहचान नहीं है, बिना किसी पहचान के वो वहाँ रहते हैं। राइटर को वहाँ जाके पता चलता है कि ना तो वहाँ पर पानी का कनेक्शन है, ना वहाँ सीवेज का कनेक्शन है, ड्रेनेज का कोई सिस्टम नहीं है और बहुत बुरी हालत में वहाँ लोग रहते हैं। उनके पास परमिट भी नहीं है, लेकिन राशन कार्ड्स उनके पास हैं, जिसकी वजह से उनका नाम जो है वोटर लिस्ट में ऐड हो जाता है और उसी वजह से उन्हें खाने पीने के लिए जो अनाज है वगैरह वो वहाँ से खरीद सकते हैं राशन कार्ड दिखाकर। वो लोग बोलते हैं कि ज़िंदा रहने के लिए हमें पहचान की नहीं बल्कि खाने की ज़रूरत है, इसीलिए हम यहाँ रहते हैं। और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि शाम होते होते हमें अगर भरपेट खाना यहाँ से मिल जाता है कूड़े करकट से, तो हमें उन हरे भरे खेतों की और घरों की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमें यहाँ पर ठीक से खाना मिल जाता है तो हम इन मिट्टी, तारपोलिन और टिन के बने घरों में भी बड़े खुश हैं। वो कहते हैं कि जहाँ पर हमें अच्छा खाना मिल जाता है, पानी मिल जाता है, तो वहीं पर हम अपना टेंट गाड़ लेते हैं और वहीं पर अस्थायी रूप से रहने लग जाते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो लोग बहुत संतुष्ट है वहाँ पर रह के, क्योंकि वो कहते हैं कि एटलीस्ट हमारे सिर के ऊपर एक छत तो है सिर ढकने के लिए, चाहे वो फिर टपकती हुई ही क्यों ना हो, पर छत तो है ना कम से कम। और उनके जो बच्चे हैं उन्होंने कूड़े बीनने का मतलब अपने हिसाब से ही निकाल लिया है। उन्हें लगता है कि हमें बहुत कुछ मिल जाता है इसके अंदर ढूंढने से, और उनकी आशा इसी तरह से बनी रहती है। उनका लालच बना रहता है कि हमें आज ये मिल जाएगा, हमें आज ये मिल जाएगा, क्योंकि कभी कभी 1 रुपये का सिक्का मिल जाता है, कभी 10 रुपये का नोट मिल जाता है, तो उन्हें लगता है कि पता नहीं उन्हें शायद एक दिन सोना या चांदी में मिल जाए इसके अंदर से। लेकिन उनके जो पेरेंट्स हैं उनके लिए ये कूड़ा बीनना उनकी लाइफ की ज़रूरत है, उनके लिए उनकी आजीविका बन गया है ये। फिर एक दिन साहब सर्दियों की एक सुबह राइटर के पड़ोस में एक क्लब होता है, उसके बाहर बाड़े के पीछे खड़ा होता है और 2 लोगों को टेनिस खेलते हुए देख रहा होता है। उन 2 लोगों ने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं और राइटर जब उसको देखती है तो ऐसा लगता है कि जैसे वो बहुत संतुष्ट है और बहुत सुकून से उन्हें देख रहा है, जैसे उसको बहुत अच्छा लग रहा है। तो राइटर को देख के वो बोलता है कि मुझे ये खेल बहुत पसंद है, यानी कि साहिब को टेनिस खेलना बहुत पसंद है। और साहिब ने भी वाइट कलर के उनके जैसे ही जूते पहने हुए हैं जो टेनिस प्लेयर्स ने पहने हुए हैं, जो उसकी भद्दी सी शर्ट और निक्कर के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहे हैं। तो राइटर जब उसके जूतों को ध्यान से देखती है तो राइटर को सफाई देने के लिए साहिब कहता है कि मुझे किसी ने दिए थे, वो एक रिच लड़का था और उसने बोला कि इन जूतों में छेद हो गया इसलिए मैं इन्हें नहीं पहनूंगा, तो उन्होंने ये मुझे दे दिए और मैंने पहन लिए। तो राइटर अपने मन में सोचती है कि इस बच्चे के लिए तो ये छेद वाले जूते पहनना भी कोई सपने से कम नहीं है। साहिब इतना खुश हो रहा है इन्हें पहनकर जैसे कि उसे नए जूते मिल गए हों और उसका सपना पूरा हो गया हो। लेकिन उसे दुख है कि इसे ये खेल इतना पसंद होते हुए भी वो इसे नहीं खेल सकता। फिर वो राइटर को कहता है कि मैं कभी कभी इसके अंदर भी चला जाता हूँ, क्योंकि यहाँ का चौकीदार जो है जब यहाँ कोई नहीं होता तो वो मुझे अंदर झूला झूलने की परमिशन दे देता है, तो मैं अंदर भी चला जाता हूँ। फिर एक दिन राइटर साहिब को देखती है और वो देखती है कि साहिब के हाथ में एक स्टील का डिब्बा है और उसे लेकर के वो एक चाय की टपरी पर जा रहा है। तो राइटर को देख के साहिब बोलता है कि मुझे काम मिल गया है और सड़क के पास जो टी स्टॉल है, चाय की जो स्टॉल है, वहाँ पर मुझे काम मिल गया है। वहाँ पर मुझे 800 रुपये मिलेंगे और हर वक्त का खाना भी मिल जाएगा। तो राइटर उससे पूछती है कि क्या तुम्हें ये काम पसंद है। ये पूछते ही साहिब के चेहरे के हाव भाव ही चेंज हो जाते हैं, उसका रंग उड़ जाता है और राइटर को पता लग जाता है कि उसे ये काम पसंद नहीं है, क्योंकि राइटर को लगता है कि जिस वक्त उसके कंधे पे वो भारी सा प्लास्टिक का बैग होता था कूड़ा बीनते वक्त, उस वक्त उसके चेहरे पे जो बेफिक्री होती थी, फ्री रहता था, वो जो कुछ ढूंढने की उसकी मन की आशा होती थी और मन की जो खुशी होती थी, वो आज इस टी स्टॉल पर काम मिलने पर उसके चेहरे पर नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि अब उसका मालिक कोई और है और उसे अपने मास्टर के नीचे काम करना है। तो इसलिए जैसा वो कहेगा वैसा ही उसको काम करना पड़ेगा। अब वो फ्री नहीं रहा, खुद का मास्टर वो नहीं रहा है अब। राइट गाइज, तो ये थी साहिब आलम की कहानी, और इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट जो कि मुकेश के बारे में है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।